जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 6 प्राइसिंग के ऊपर है। इसके अंदर प्राइसिंग का मकसद क्या है, प्राइस की डेफिनेशन, बेसिक्स उसके कवर होंगे और फिर फैक्टर्स टू कंसीडर व्हेन सेटिंग प्राइसेस, और एट द एंड जो है ना इसमें बहुत डिटेल के साथ वेरियस डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज हैं। तो इसके अंदर ओपनिंग केस इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान के अंदर मोटरसाइकिल इंडस्ट्री के अंदर क्या हुआ कि शुरू में इनिशियली टू स्ट्रोक मोटरसाइकिल्स चल रही थी, यामाहा और इस तरह के डिफरेंट ब्रांड्स 1980s वगैरह में। फिर होंडा और एटलस होंडा का मर्जर हुआ और पाकिस्तान के अंदर होंडा की मोटरसाइकिल इंट्रोड्यूस हुई जो कि 4 स्ट्रोक टेक्नोलॉजी रखती थी। उसका एडवांटेज क्या हुआ कि एक तो जो दूसरी ट्रेडिशनल मोटरसाइकिल थी 2 स्ट्रोक वाली, उनके अंदर पेट्रोल के अलावा आपको ऑयल भी अलग से डालना पड़ता था। तो एक तो बैलेंस रखना, उसकी मेंटेनेंस इशू थी। दूसरा ये कि उसकी पेट्रोल फ्यूल इकोनॉमी के लिए एफिशिएंसी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उसके बिलमुकाबिल जो 4 स्ट्रोक मोटरसाइकिल्स होंडा की आई, इनका एडवांटेज क्या हुआ कि ये बहुत अच्छी फ्यूल इकोनॉमी दे रही थी। बल्कि इसकी होंडा सीडी 70 की बहुत अरसा एक लॉन्ग रनिंग कैंपेन चलती रही, जिसमें उन्होंने इस चीज़ पे एम्फसाइज़ किया कि 70 से भी 10 किलोमीटर ओवर एंड राइड की कंडीशन 1 लीटर में ये 80 किलोमीटर तक चलती। तो पाकिस्तान वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट कंट्री है मोटरसाइकिल में। 2017 के स्टैट्स ये हैं कि डेली बेसिस पे 7,500 मोटरसाइकिल सेल हो रही हैं। तो साल की 27 लाख से ज़्यादा मोटरसाइकिल्स बिक्री होती है इसके अंदर। तो इसमें फिर लेट 90s में क्या हुआ था कि डिफरेंट, आप लोग कह लें कि सेल्स जो है ना वो ओवरऑल स्टैग्नेंट होनी शुरू हो गई मोटरसाइकिल इंडस्ट्री में। और फिर उसका एडवांटेज क्या हुआ कि चाइनीज़ जब इंपोर्ट्स खुली 2000 में, तो जो मार्केट रुकी हुई थी उसकी एकदम बूस्ट जो है ना 30% के हिसाब से पर ईयर ग्रो करनी शुरू करी। लेकिन वो जो बूस्ट आई वो मेनली न्यू मोटरसाइकिल्स में आई जो नए ब्रांड्स आए। तो जो पुराने थे उनका मार्केट शेयर श्रिंक होना शुरू हो गया। तो इसमें एटलस होंडा ने रियलाइज किया कि ऑल्दो वो बहुत हाई क्वालिटी एक प्रेस्टीज समझी जाती है, लेकिन उसको प्राइस जो रखी हुई थी उन्होंने उस वक्त लेट्स से 80,000 की करीब प्राइस थी, तो वो कंपीटेबल नहीं थी 35 से 40,000 वाली मोटरसाइकिल के साथ। तो उनको थोड़ी सी प्राइस रिड्यूस करनी थी। उसके लिए उन्होंने दो स्ट्रेटजीज चली। एक तो ये कि इंस्टेंटली भी प्राइस रिड्यूस की शॉर्ट टर्म में, और लॉन्ग टर्म में ये प्लान बनाया कि हम नंबर ऑफ प्लांट्स बढ़ाए, टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई, ताकि लॉन्ग रन में भी हमारी जो है ना वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम पड़े। जब कॉस्ट कम पड़ेगी तभी हम लो प्राइस के ऊपर सेल कर सकेंगे। तो उनका ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहा क्योंकि 2000 में एएचएल की एटलस होंडा की टोटल 60,000 मोटरसाइकिल पर ईयर बिकती थी, जबकि बाय 2006 वो 4,60,000 में पहुंच गए। और अब उनकी रिसेंटली बल्कि 2016 में शेखुपुरा में भी एक और प्लांट खुला है जिससे उसकी कैपेसिटी फर्दर 1.2 मिलियन यूनिट तक जो है ना वो ऐड हुई है। तो इतनी यानी हाई कैपेसिटी के ऊपर वो अब ऑपरेट कर रहे हैं और इतनी ज़्यादा सेल्स कर रहे हैं। तो प्राइसिंग यानी इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट है, उसी के ऊपर ये वाला चैप्टर है। ये डिफरेंट मोटरसाइकिल्स के मार्केट शेयर है रफली एस्टिमेटेड। तो तकरीबन 50% अभी भी होंडा का बन रहा है, उसके बाद यूनाइटेड ऑटो का आता है, फिर वेरियस डिफरेंट ब्रांड्स हैं। लेकिन ये क्वार्टरली बेसिस के ऊपर चेंज होता रहता है, तो आपको फ्रेश अपडेट जो है ना इसकी वो चेक करनी होगी ज़्यादा प्रिसीजन के लिए। तो प्राइस से अब क्या मुराद है? प्राइस उस अमाउंट को कहा जाता है जो बायर पे करता है सेलर को इन एक्सचेंज फॉर सर्टेन सर्विसेज या प्रोडक्ट्स के। तो इसमें बहुत सारे वेरियस डिफरेंट तरीके हैं प्राइसिंग के, बाय द वे और भी बहुत सारे नाम हैं। ट्यूशन फी क्या होती है जो एजुकेशन सेक्टर में पे की जाती है, वो भी प्राइस ही है। प्राइस ऑफ एजुकेशन है लेकिन उसका नाम ट्यूशन रखा हुआ है। इसी तरह जो प्रोफेशनल सर्विसेज होती है, डॉक्टर या लॉयर्स की फी होती है, वो फी भी एक्चुअली क्या प्राइस है जो उसकी सर्विसेज होती है। और टोल का वर्ड यूज़ हो जाता है रोड का या ब्रिज का, उसकी जो आप टोल प्लाज़ा पे कर रहे होते हैं वगैरह-वगैरह। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे प्राइसिंग चेंज होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का भी बहुत गहरा ताल्लुक है। फॉर इंस्टेंस जो कंप्यूटर चिप्स हैं, आप देखेंगे मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री के अंदर और कंप्यूटर्स के अंदर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बहुत फ़ास्ट, यानी एक प्रोडक्ट नई इतनी जल्दी डेवलप हो रही होती है एवरी ईयर कि 4-5 साल के अंदर पिछली की डेथ हो जाती है, इन सम केसेज़ इवन 3 इयर्स के अंदर। फॉर इंस्टेंस ये इंटेल की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो इनकी 286, 386, 486 सीरीज़ होती थी किसी ज़माने में, फिर पेंटियम सीरीज़ आई 93 से 2000 तक, पेंटियम 1, 2, 3, 4। उसके बाद इनका ये डुअल कोर आया 2006 में, और फिर ये नाहलन सीरीज़ चल गई 3 से 7 तक जो 2010 में इन्होंने इनिशिएट की। बल्कि 2019 में, 2017 से इन्होंने i9 भी लॉन्च किया और 2019 में इसकी 10th जनरेशन आ गई है। तो इस केस में यही हो रहा है कि एक ज़ाहिर है वो लॉन्च करते हैं, वो 2-3 सालों के अंदर ही ऑब्सोलीट होनी शुरू हो जाती है। इसके बाद है प्राइस स्पेंड, कि प्राइस कहाँ पे जाती है। जो हम प्राइस के ऊपर स्पेंड कर रहे होते हैं उसका वेरियस डिफरेंट डिविजन्स हैं।
आप ये देख लें कि यूजुअली जो प्राइम कॉस्ट है वो रिलेटिवली कम होती है और फिर उसके बाद गवर्नमेंट टैक्सेस भी बढ़ते हैं, कंपनी ने अपना प्रॉफिट भी लेना होता है, फिर होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन आता है, फिर रिटेलर का मार्जिन आता है। तो हो सकता है जो आपको ₹1000 का जूता मिल रहा है, उसके अंदर एक्चुअल कॉस्ट जो है वो सिर्फ ₹300 हो। 150 कंपनी प्रॉफिट है, 150 गवर्नमेंट टैक्सेस हैं, 200 डिस्ट्रीब्यूटर बीच में ले रहा है, 200 रिटेलर ले रहा है। तो इस तरह यानी डिफरेंट तरीकों से 900 से 1000 की चीज़ वो इस तरह जो है ना उसका कॉस्ट बिल्डअप हो रहा होता है। बाकी इंटरेस्टिंग फ्यूल फॉर थॉट है कि एक्चुअल प्राइस तो वही होती है कि एक चीज़ आपका टाइम कितना कंज्यूम कर रही होती है। फिर आते हैं प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव में अक्सर कंपनीज़ का कंसर्न सेल्स अर्न करना या मार्केट शेयर होता है। पार्ट ऑफ इट इज़ ट्रू क्योंकि एक इंतहाई इम्पोर्टेंट रोल इन्हीं चीज़ों ने प्ले करना होता है। लेकिन फर्दर इसके अंदर क्या है कि सेल्स एक एलिमेंट है कि आप कंपनी एक जो है ना ज़्यादा सेल्स चाह रही होती है कि हमारी ओवरऑल सेल्स रेवेन्यू जो है ना हमारा बढ़। लेकिन हमेशा नहीं, फॉर इंस्टेंस ये जो बीएमडब्ल्यू और पोर्शे वगैरह जो लग्जरी ब्रांड्स हैं, अब कार्स की सेल ये जा रही है, टोयोटा कोरोला की क्या सेल है, उसके बिलमुकाबिल लेट्स से मेहरान की और दूसरी गाड़ियों की क्या सेल जा रही है। तो जो लग्जरी ब्रांड्स हैं बीएमडब्ल्यू और अ, पोर्शे वगैरह, उनका कंसर्न मार्केट शेयर नहीं है क्योंकि उनका इनके साथ कॉम्पिटिशन नहीं है। उनके यूनिट्स बहुत कम सेल होके भी उनको ओवरऑल हाई लेवल का प्रॉफिट देते हैं। सर्वाइवल समटाइम्स मकसद होता है, जैसे अभी कोरोना आउटब्रेक आया तो बहुत सी कंपनीज क्या कर रही हैं कि अपने एक्सपेंसेस कम कर रही हैं, प्राइसेस रिड्यूस कर रही हैं। उनका मकसद ये है कि फिलहाल हम सर्वाइव कर जाएं इन 1-2 सालों में जब तक सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं होती। तो समटाइम्स ये भी एक प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव बन जाता है। उसके बाद फिर इसी तरह प्रॉफिट मेकिंग अक्सर कंपनीज का प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव होता है। सोशल रिस्पांसिबिलिटी पे एट टाइम्स कंपनीज काम कर रही होती है। उनका मकसद क्या होता है कि हम लोगों के भले के लिए भी कोई काम करें, कुछ ना कुछ जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करें और कंज्यूमर्स को भी सर्व करें। ये बहुत पायस इंटेंशन होती है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट मेकिंग अक्सर मकसद होता है, बल्कि मार्केटिंग और मैनेजमेंट में ये अक्सर पढ़ाया जा रहा होता है कि कंपनीज किस तरह जो है ना वो प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर सकती हैं। लेकिन इसके अंदर ये ज़हन में रखने की ज़रूरत है कि प्रॉफिट मेकिंग वाहिद ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए कंपनीज का। अदरवाइज़ राइट एंड रॉन्ग का डिफरेंस डिसॉल्व हो जाता है। एथिकल स्टैंडर्ड्स और मेयर्स जो है ना बहुत बुरी तरह डिसॉल्व होती हैं। ये जब खबरें सुनने को में मिलती हैं कि एक शख्स अगर वो मिल्क शेक बना रहा है, उसको अगर गला हुआ भी फल मिल रहा है, अगर उसका मकसद पैसा बनाना है, तो वो ज़ाहिर है गली हुई चीज़ भी खरीद रहा होगा। खाने-पीने की आइटम्स में गोश्त के अंदर कितनी दफ़ा सुनने में आता है कि लोग मुर्दा चीज़ें भी जो है ना वो बाज़ खिला देते हैं। रीज़न क्या है कि जब प्राइम इंटेंशन अगर प्रॉफिट मेकिंग है, तो बज़ाहिर तो वो ठीक कर रहे हैं ना, कि फिर उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? फिर हलाल और हराम का डिफरेंस आप डिसॉल्व करना शुरू कर देते हैं। इसलिए असल नीयत जो है ना वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक बिज़नेस ऑब्वियसली फ्री में नहीं रन हो रहा, उसके अंदर प्रॉफिट मेकिंग उसकी वन ऑफ द इंटेंशंस होनी चाहिए, लेकिन साथ में वो उसको एज़ सेकेंडरी रखना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले सर्विंग द कंज्यूमर व्हाइल कीपिंग इन माइंड कि ज़ाहिर है अल्लाह ताला की उसमें कोई भी नाफ़रमानी नहीं की जा रही है। और सेकंडली ये कि अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करने के लिए जॉब्स आप क्रिएट करते हैं जब भी आप अपना कोई बिज़नेस करते हैं, कोई ब्रांड लॉन्च करते हैं। और थर्डली ये कि फाइनली यानी प्रॉफिट मेकिंग भी, ताकि आप अपने आप के लिए भी कुछ ना कुछ अर्न करें। तो सिर्फ ज़ाहिर है पैसे के पीछे दौड़ेंगे तो फिर उसका कोई एंड नहीं। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। तो ख्वाहिशात तो इंसान की खत्म ही नहीं होती। फैक्टर्स टू कंसीडर व्हेन सेटिंग प्राइसेस। तो अब डिफरेंट फैक्टर्स कंसीडर करने होते हैं प्राइसिंग में। मसलन मैकडॉनल्ड्स के बारे में आता है कि स्विट्जरलैंड में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसी तरह प्रोडक्ट्स वेरी करती हैं क्योंकि आपको बाज़ कंट्रीज़ के अंदर लेबर सस्ती मिल जाती है, तो आपको वहाँ पे कॉस्ट कम पड़ रही होती है। बाज़ जगहों पे ज़्यादा मिलती है, इसलिए बहुत सारी कंपनीज़ आउटसोर्सिंग भी करवा रही होती है दूसरे कंट्रीज़ से। तो इन आउटसोर्स और शिपमेंट मिला के भी बाज़ सस्ता पड़ रहा हो। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में क्या होता है कि आप पहले प्रोडक्ट की वैल्यू सेट करते हैं, एक ये अप्रोच होती है। और दूसरी इसका उल्ट होती है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, जिसमें आप पहले ये देखते हैं कि हमारा खर्चा क्या पड़ रहा है और फिर उसके हिसाब से आप प्राइस सेट करते हैं। तो नेचुरली वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग इज बेटर क्योंकि उस ज़्यादा लॉजिकल है और उससे ही आपको एडवांटेज होता है। बाकी इसके अंदर इंटरनल होता है टोटल कॉस्ट और वेरिएबल। इसमें फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट होती है। फिक्स कॉस्ट होती है जिसका प्रोडक्शन से ताल्लुक नहीं होता। मसलन आपको जो रेंट पड़ रहा है वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जो एम्प्लॉइज की सैलरीज दे रहे हैं वो पढ़नी पड़नी है। और वेरिएबल कॉस्ट होती है कि उसका प्रोडक्शन पर यूनिट से ताल्लुक होता है, जैसे आप रॉ मटेरियल वगैरह के ऊपर जो खर्च करेंगे वो वेरी कर रहा होता है आपके प्रोडक्शन लेवल के हिसाब से। तो बाकी कॉस्ट वेरी करती हैं। एक्सपीरियंस कर्व होता है कि आप जैसे-जैसे आपका एक्सपीरियंस होता चला जाता है, आप अपने खर्चों को रिड्यूस कर लेते हैं। एविएशन इंडस्ट्री के बारे में आता है कि 10 सालों में आप 10 टू 20% अपनी कॉस्ट रिड्यूस कर लेते हैं।
फिर लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है, बड़ा फेमस है, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाया जाता है और मार्केटर्स भी इसको टच करते हैं, बल्कि बाद बुक में बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि प्राइस जितनी आपकी बढ़ती चली जाती है, उतना ही आप जो डिमांड है आपकी वो कम हो जाती है, क्वांटिटी लोग कम माँगनी शुरू कर देते हैं। और लेकिन सप्लायर को लालच होता है कि जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बनाना चाहता है और प्राइस जितनी कम होती चली जाती है, उतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती चली जाती है, लेकिन सप्लाई उस हिसाब से वो वेरी करती है। तो इसके दरमियान में ना एक इक्विलिब्रियम लेवल आपको अचीव होता है। तो ये लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है, ये भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है क्योंकि प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स होती हैं, ये जो सेंसिटिव प्रोडक्ट्स होती हैं, खास तौर पे मेडिसिन वगैरह, उनमें ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो फ्लैट उस तरह का बन रहा होता है, उसमें प्राइस से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। लेकिन जितनी सस्ती आइटम कमोडिटीज़ के ऊपर जब आप जाते हैं, तो उसमें ये इससे भी ज़्यादा जो है ना फ्लैट बन रहा होगा, डिफरेंट बन रहा होगा, क्योंकि उसमें क्या होगा कि थोड़ी-सी भी प्राइस आप ऊपर लेके जाएँगे, तो एकदम क्वांटिटी डिमांडेड बहुत कम हो जाएगी। लास्ट कंसेप्ट में है प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि आप किस तरह डिफरेंट तरीकों से अपनी प्राइसिंग रखते हैं। पहली है मार्केट स्किमिंग। स्किमिंग अगर आपको मीनिंग पता हो, आपने स्किम्ड मिल्क देखा होगा। तो होता क्या है कि दूध को अगर हीट अप जब करते हैं तो उसकी बलाई ऊपर आ जाती है, उसको निकाल लेते हैं, फिर हीट अप करते हैं, फिर थोड़े फैट्स उसके ऊपर आ जाते हैं, उसको फिर निकाल लेते हैं, उसको स्किमिंग कहते हैं। तो स्किम्ड मिल्क के अंदर फैट्स कम होते हैं। मार्केटर्स इसी स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं कि समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स नहीं बल्कि अक्सर खास तौर पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, कि कुछ लोग होंगे जो हाई प्राइस पे करने के लिए बिलीव होते हैं। तो कंपनीज़ क्या करती हैं कि उनके लिए शुरू में जब लॉन्च करती हैं, उनकी भी R&D की खर्चे हुए होते हैं, उसको भी उन्होंने कवर करना होता है। तो वो प्राइसिंग हाई रखती हैं शुरू में, उसका रिज़ल्ट फिर क्या होता है कि हाई प्राइस से वो कुछ लोग ले लेते हैं, तो 2-4 महीने के बाद प्राइस एक लेवल नीचे ले आती है। फिर कुछ लोग ले लेते हैं, फिर वो एक लेवल और नीचे ले आते हैं। इसको ना मार्केट स्किमिंग स्ट्रेटजी कहते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है ना वो प्राइस रिड्यूस करते हैं, मार्केट को स्किम करते हैं, जो लोग ज़्यादा पे कर सकते हैं उनसे वो ज़्यादा प्राइस चार्ज कर लेते हैं, ज़्यादा ले लेते हैं। तो उसमें कुछ यूजुअली कंपनी के अपने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जिनको रिकवर करते हैं। आप लोगों को मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री में टिपिकली इसकी एग्ज़ाम्पल मिलेगी या और भी टेक्निकल प्रोडक्ट्स में, एचडी टीवीज़ वगैरह में। तो जो चीज़ें आज न्यू हाई प्राइस के ऊपर लॉन्च हो रही है, 1999 में फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट टाइम जब एचडी टीवीज़ लॉन्च हुए थे, तो उनकी प्राइस को 20 लाख रुपए के करीब होती थी। ये प्राइसेज़ ड्रॉप होगी महज़ 1 लाख तक विदिन 5 टू 6 ईयर, क्योंकि टेक्नोलॉजी मैच्योर होगी। अभी भी यही हो रहा है कि लास्ट ईयर और इस साल 8K टीवीज़ आनी शुरू हुए तो अभी बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन यही 2-3-4 सालों के अंदर उनकी भी प्राइसेज़ नीचे आ जाएगी। तो सोनी भी फेमस है, सैमसंग अक्सर स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी ये लोग यूज़ करते हैं। इसका उलट है मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी। इसमें क्या होता है कि आप स्टार्ट में प्राइस हाई नहीं रखते, लेकिन आप स्टार्ट में लो रखते हैं ताकि आप मार्केट के अंदर ज़्यादा फैल जाएँ, तो मार्केट शेयर आपका ज़्यादा अर्न हो जाए, तो लो कॉस्ट रखते हुए आप ज़्यादा सेल्स के थ्रू अपना प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करते हैं। IKEA एक इंटरनेशनल ब्रांड है बहुत फेमस फर्नीचर का। इसको चाइना के अंदर ये स्ट्रेटजी यूज़ करनी पड़ी क्योंकि चाइना के अंदर लोग लोकल रिटेलर से ज़्यादा लेते थे। इसकी प्रोडक्ट क्योंकि रिलेटिवली एक्सपेंसिव थी इसलिए कम लोगों ने परचेज़ की। उसके बाद आती है प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। बहुत सिंपल कांसेप्ट है कि एक ही प्रोडक्ट लाइन, एक ही तरह की जो प्रोडक्ट्स होती हैं कंपनी की, उनकी भी बाद उन्होंने थोड़ी-सी डिफरेंट प्राइसिंग रखी होती है। आपको गाड़ियों में एग्जांपल मिलेगी, गाड़ी जो मेबी सीएनजी फिटेड है या जिसके अंदर एसी लगा हुआ है, वीएक्सआर मॉडल है, तो वो थोड़ा-सा एक्सपेंसिव होगा 1-2 लाख, या ऑटोमेटिक गियर लगा दिया, बाकी पूरी गाड़ी सेम है। लेकिन ये कि वो थोड़ा-सा जो एक डिफरेंस है, उसकी बेस के ऊपर प्राइस डिफरेंट कर लेते हैं, तो जिसको बेस मॉडल चाहिए, वो थोड़ा-सा सस्ता मिल जाता है। तो कंपनी को भी एडवांटेज हो जाता है, कस्टमर को भी फायदा हो जाता है। जिन्हें थोड़ी लग्जरी प्रोडक्ट चाहिए, उन्हें स्लाइटली एक्सपेंसिव मिल जाता है। नेक्स्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजी है ऑप्शनल प्रोडक्ट। ऑप्शनल प्रोडक्ट क्या होती है कि समटाइम्स मेन प्रोडक्ट के साथ कोई ऐसी चीज़ होती है जो हर किसी को नहीं चाहिए होती। मसलन अगर मोबाइल फ़ोन के साथ एसडी कार्ड भी दिया जाए, ईयरफ़ोन्स भी दिए जाएँ, ठीक है, स्क्रीन प्रोटेक्टर भी दिया जाए। अब हर बंदा ईयरफ़ोन हो सकता है ना यूज़ करे, हर बंदा हो सकता है उसका एसडी कार्ड ना यूज़ करे, उसको स्पेस की ज़रूरत नहीं है। सपोज़ करें सिर्फ 10% लोगों को चाहिए, 90% को नहीं चाहिए। तो आप बिला वजह में अपनी प्रोडक्ट की बेस कॉस्ट क्यों बढ़ाएँ? तो कंपनीज़ ऐसे मौके पे ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग यूज़ करती हैं कि वो ऑप्शनल प्रोडक्ट की प्राइस अलग कर देती हैं और मेन प्रोडक्ट की प्राइस अलग कर देती हैं। तो कस्टमर को अगेन एडवांटेज हो जाता है कि उन्हें सस्ती में मेन प्रोडक्ट मिल जाए। ऑप्शनल प्रोडक्ट का उल्ट है कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग। कैप्टिव प्रोडक्ट में क्या होता है कि मेन प्रोडक्ट के साथ कोई चीज़ मैंडेटरी यूज़ हो। जिसकी जो 1-2 फेमस एग्ज़ाम्पल्स हैं, एक ओबीसी प्रिंटर्स की, और आप में से किसी ने देखा हो एचपी के, कैनन के जो घरों में इंकजेट प्रिंटर्स मिल जाते हैं। तो आप देखेंगे कि बाद तो उसकी सिर्फ आप कार्ट्रिज लेने जाएँगे तो ब्लैक कार्ट्रिज पता चलेगा जी 1200 या 1500 रुपए की है और कलर्ड कार्ट्रिज जी 1800 रुपए की है। और पता चलता है जी न्यू प्रिंटर 3500 या 4000 में आपको मिल रहा है। ऑलमोस्ट 80-90% ऑफ प्राइस जो है ना वो कार्ट्रिज में रखी होती है। तो कंपनीज़ यहाँ से प्रॉफिट बना रही होती हैं क्योंकि उनको पता है कि इसके बगैर तो प्रोडक्ट नहीं चल नहीं सकती। तो मेन प्रोडक्ट वो सस्ती रख दी, उसमें कम प्रॉफिट रखा, लेकिन अपनी जो उन्होंने फिर वो एज़ अ कैप्टिव प्रोडक्ट रखी होती है कार्ट्रिजेज़ की रीफिल के अंदर, वो फिर प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं। इसी तरह ये इसमें ब्लेड्स वगैरह में भी यही होता है, जिलेट वगैरह के।
और जो ये हैं सर्विसेज हैं उनके अंदर इसको टू पार्ट प्राइसिंग भी आ देते हैं। जैसे अगर आप लोग कभी ये वाटर पार्क या जॉयलैंड वगैरह जाएँ तो उसकी एक एंट्री टिकट होती है और उसके अलावा एक इंटरनल हर उसकी सेपरेट टिकट होती है। तो कुछ बेस प्राइस यानी आप इंटरनल भी आपको ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो लेना है, तो उसके साथ तो प्राइस रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग। बाय प्रोडक्ट कहते हैं कि मेन प्रोडक्ट के अलावा कोई इज़ाफ़ी चीज़ निकले। अमूमन उसको डिस्कार्ड भी किया जा सकता है, लेकिन सम टाइम डिस्कार्ड करने की भी अपनी एक कॉस्ट होती है और कंपनीज़ बाय प्रोडक्ट को सेल करके मेन अपनी कॉस्ट को ना बैलेंस आउट भी कर रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी मिल्क इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्पल मिलेगा। आप अक्सर देखेंगे कि न्यू एक मिल्क का ब्रांड आता है, तो इवेंचुअली वो दही भी बना लेगा, आइसक्रीम भी बना लेगा, उन चीज़ों के अंदर भी मूव कर जाता है। और आई थिंक इसकी सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल ऑयल में मिलेगी। कि ऑयल के अंदर क्या होता है कि जो ज़मीन से क्रूड ऑयल निकलता है, उसी को प्रोसेस करके मेन पेट्रोल निकलता है जिसको गैसोलीन कहते हैं। लेकिन गैसोलीन के अलावा स्लाइटली रीप्रोसेसिंग करके एलपीजी भी बन जाती है, हेवी फ्यूल ऑयल भी और प्रोडक्ट्स भी, इवन जेट फ्यूल भी उसी से निकलता है, डीज़ल निकलता है और मतलब इतनी सारी आइटम जो है ना वो मेन क्रूड ऑयल से निकल रही होती है। करते हैं जी ये डील है हमारी कि जी इतने पीसेस ऑफ चिकन है, आज इंडिविजुअली खरीदेंगे तो एक्सपेंसिव पड़ रहा होता है, डील में वो थोड़ा सस्ता पड़ रहा होता है और साथ में फ्राइज़ हैं और मे बी सॉफ्ट ड्रिंक है वगैरह-वगैरह। ये मेन बेसिक प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ थी 7। इसके अलावा 7 और अभी हम आगे एडवांस टच करते हैं। इन सातों की कोशिश करें कि एक-एक एग्ज़ाम्पल न्यू जनरेट करें ताकि आपको ना इस बहाने ये याद रहे। इसके बाद फिर प्रमोशनल प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ आ जाती हैं जिसमें आप प्रमोशन मकसद होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर सेल का जो टैग लगा होता है, अक्सर उसकी बेस पे बहुत से कस्टमर्स ले भी लेते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में वो अच्छा नहीं होता अमूमन, वरना लोगों को सिर्फ सेल में ही खरीदने की आदत पड़ जाती है। कैश डिस्काउंट्स होती हैं, खास तौर पे बी टू बी में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं क्योंकि अमूमन क्या होता है बिज़नेसेस में लोग बहुत सा पैसा ना लेट दे रहे होते हैं। तो कंपनीज़ ये ऑफ़र करती हैं कि पेमेंट तो इतनी करनी है आपने, लेकिन आपको 2% डिस्काउंट मिल जाएगी अगर आप 10 दिन के अंदर कर देंगे वगैरह-वगैरह। तो वो यानी उसके वजह से यानी कुछ एडवांटेजेस हो जाते हैं, उनको भी कैश फ्लो मिल जाता है, फ़ायदा हो जाता है। बाकी क्वांटिटी डिस्काउंट्स भी होती हैं कि जी रिटेलर कह रहा है कि रिटेलर को ऑफर दी जा रही है कि आप अगर इतनी परचेज़ कर लेंगे तो आपको डिस्काउंट में हम दे देंगे। फंक्शनल या ट्रेड डिस्काउंट्स होती हैं कि अगर आप ये फंक्शन परफ़ॉर्म कर देंगे, मेन पे रख लेंगे या प्रमोशन कर देंगे, ऐड लगा देंगे वगैरह-वगैरह तो आपको कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव दे देंगे। सीज़नल डिस्काउंट्स होती हैं, स्पेसिफिक सीज़न्स में ये होती हैं। अलाउंसेस होते हैं इसी तरह प्रमोशनल मनी बाद पे कर देती हैं कंपनीज़ कि आपने प्रमोट भी करना है प्रोडक्ट को। इसी तरह रिबेट्स ओकेजनली दी जाती हैं किसी न किसी उसकी वजह से। मसलन एजुकेशन के ऊपर जो है डिस्काउंट मिलेगी अगर ये प्रोडक्ट सेल करेंगे वगैरह-वगैरह। सेगमेंटेड प्राइसिंग इसके अलावा है कि इसमें क्या होता है कि कस्टमर की सेगमेंट्स के हिसाब से आप प्राइसेस चार्ज करते हैं। अगर आप लोगों ने कभी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के रेट्स देखे हों, तो आप देखिएगा कि लोकल के लिए उन्होंने कुछ और फीस रखी होती है और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कोई और ढाई गुना फीस रखी होती है। तो वो यूनिवर्सिटीज़ क्या कर रही होती हैं, अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर रही होती है। इसी तरह कस्टमर सेगमेंट प्राइसिंग के अंदर अगर आप देखेंगे म्यूज़ियम्स वगैरह ने, तो आप जाएँ तो स्कूल्स के लिए डिफरेंट रेट्स उन्होंने रखे होते हैं। इसी तरह प्रोडक्ट फार्म प्राइसिंग एसकेयूज़ की वो भी वेरी कर रही होती हैं। तो इस तरह डिफरेंट चीज़ों के अंदर जो है ना वो प्राइसिंग डिफरेंसेस आ रहे होते हैं। इसके बाद आती है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। इसमें क्या होता है कि आपकी साइकी के साथ पैकेज होता है। आप लोगों ने कितनी दफ़ा देखा होगा कि प्रोडक्ट की प्राइस लिखा होगा ये 990 या 999 रुपीज़ ओनली। तो होता है क्या कि साइकोलॉजिकली आपको ये शो कर रहे हैं कि जी 4 डिजिट नहीं है इसकी प्राइस 3 डिजिट है। या समटाइम्स एक्सेस का भी ताल्लुक होता है। इस तरह 5 में रखी जा रही होती हैं प्राइसेज़, ऑड प्राइसिंग रखी जा रही होती हैं। तो ये इस तरह के जो नंबर होते हैं ना उनका ये यानी साइकोलॉजिकली मकसद होता है किसी न किसी तरीके से। इवन प्रेस्टिजियस प्राइसिंग होती है कि समटाइम्स बिला वजह में एक्सपेंसिव दी होती हैं ताकि लोग अज़्यूम करें कि ये हाई क्वालिटी की प्रोडक्ट। इसके अलावा जियोग्राफिकल प्राइसिंग है जिसके अंदर क्या होता है कि आपको एक ज़ोन के हिसाब से डिफरेंट ज्योग्राफिकल ज़ोन के हिसाब से रखते हैं। इसके अंदर मल्टीपल डिफरेंट ऑप्शन है, फ्रेट ऑन बोर्ड प्राइसिंग होती है, यूनिफॉर्म डिलीवर्ड प्राइसिंग होती है कि आपने सारे एरियाज़ में बराबर प्राइस रखनी है या आप ये कह रहे हैं कि यहाँ से हम सिर्फ अपनी फैक्ट्री के बाहर रखेंगे, आप आगे से पे करेंगे या कंपनी ने वहाँ तक डिलीवर करना है। तो मतलब मल्टीपल डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं। ज़ोन भी बाज़ बना लेते हैं, ज़ोन प्राइसिंग उसको कहते हैं कि जी इस एरिया में खरीदेंगे तो इतने की पड़ेगी, अगर इससे इतनी दूर वाले जो ज़ोन्स हैं उनमें इतने की पड़ेगी। तो ये भी एक तरीका होता है प्राइसिंग का। बेसिक पॉइंट प्राइसिंग भी रख लेते हैं कि फैक्ट्री से इतनी है और बाकी चीज़ों से। और लास्ट कंसेप्ट है प्राइसिंग स्टडीज का डायनामिक प्राइसिंग जिसमें आप प्राइसिंग को कंटिन्यूअसली रीएडजस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें ये जहाज़ों वगैरह में बहुत कॉमन होता है और इनमें भी ये जो होटल वगैरह हैं
उनमें जब स्टे करना होता है तो उनका जिन दिनों रश होता है रेट बढ़ जाते हैं, जिन दिनों रश नहीं होता उन दिनों वो रेट रिड्यूस करते हैं क्योंकि अपने एक्सपेंसेस को कम कवर करने के लिए। तो उम्रे के लिए अगर आपने जाना हो फॉर एग्ज़ाम्पल आप टाइम से पहले अगर टिकट लेंगे 3-4 महीने पहले, तो हो सकता है आपको 50,000 रुपए में मिल जाए। लेकिन वही टिकट अगर आप महीना पहले या 2 हफ्ते पहले ले रहे होंगे तो उसका रेट 70-80 बल्कि 90-90 हज़ार पे इवन लाख तक भी चला जाता है। तो यानी वो डायनामिक प्राइसिंग है कि किस हद तक आप उसके अंदर प्राइस डिफरेंसेस आपको मिल जाते होते हैं। एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर ये बहुत कॉमनली यूज़ होती है। ये जो नेक्स्ट हमने 5 प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ पढ़ी हैं, इनको इनकी भी एग्ज़ाम्पल्स आप लोग जनरेट कर लें, ताकि ये याद रहेंगी और ये इस चैप्टर के अंदर कवर होने वाली की टर्म्स। क्या बताइएगा, 1-2 लोगों ने हाथ खड़ा किया था।